नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को टॉपिक पता ही चला होगा कि हम एमडीआरटी सेल्फ असेसमेंट के ऊपर बातें करने वाले हैं। ये सेल्फ असेसमेंट होता क्या है और क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए, सारी बातें हम लोग करेंगे। ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, स्पेशली जब हम लोग एमडीआरटी के मुहाने पे खड़े हैं। क्योंकि अभी आपके और एमडीआरटी के बीच में सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं, यानी नवंबर और दिसंबर का महीना। इन 2 महीनों में आपको एमडीआरटी अपनी अचीव करनी है। उससे पहले ही आपकी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द एमडीआरटी को अचीव करें। तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोग इस चीज को समझें कि हमको एमडीआरटी अचीव करना है, तो हम अपने आप को एक असिस्ट कर लें। क्योंकि जब हम लोग अपने आप को असिस्ट करेंगे तो हमारी एमडीआरटी और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। राइट। तो ये बहुत समय आ गया है जहां पर हमको एमडीआरटी को समझना है, जानना है। राइट। लेकिन इसके पहले जो मेरा एक सेशन हुआ था एमडीआरटी सीक्रेट के नाम से, और मैंने एक कंसेप्ट आप लोगों को दिया था लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था, जहाँ पे इनकेस नवरात्रि के नाम से था हमारा स्वास्तिक कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से समझा होगा, उस कंसेप्ट को आपने जाना होगा और उस कंसेप्ट को आपने यूज भी किया होगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिले, स्पेशली स्वास्थ्य कंसेप्ट को लेकर के, कि लोगों ने उसका यूज किया है और उनको उनको बेनिफिट भी मिलना शुरू हुआ है। यदि आप लोगों ने यदि उसको यूज नहीं किया होगा दोस्तों, और जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि यदि आपने उसको यूज नहीं किया है, तो आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। यूट्यूब चैनल पे वो अपलोड किया हुआ ऑलरेडी वो कंसेप्ट। वो पेड कंसेप्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फ्री सेशन में किया था। वो कंसेप्ट अभी भी हमारा अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको वहां पर जा करके देखिए। क्योंकि वो सिर्फ नवरात्रि का नहीं है, वो एक्चुअली फेस्टिवल है। और फेस्टिवल नहीं, एक्चुअली ये एवरग्रीन 365 डेज का कंसेप्ट है वो। राइट। स्वास्थ्य कंसेप्ट। तो स्वास्थ्य कंसेप्ट को यदि आप यूज करेंगे तो 101% आपको उसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। अब होता यह है कि अभी हमारा फेस्टिवल का समय है, तो थोड़ा जल्दी ही हम लोगों को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ज्यादा अच्छे से हम उसको लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य कंसेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आज का जो तो मेरा सेशन आप लोग अटेंड कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा जो पुराना एक सेशन हुआ था जहाँ पे एमडीआरटी सीक्रेट के ऊपर से मैंने बातें की थी। तो एमडीआरटी का सीक्रेट क्या है, किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, वो किस तरीके से सफलता पा सकते हैं, वो चीज यदि आप समझेंगे तो ये लगातार जो 3 सेशन हुए मेरे, एमडीआरटी सीक्रेट, देन स्वास्थ्य कंसेप्ट और आज का जो कंसेप्ट रहेगा, आज का जो हमारा सेल्फ असेसमेंट का टॉपिक है, ये तीनों चीजों के यदि एक क्रम में यदि मिला के देखेंगे एक लाइन से ना, तो ये पूरी एक तरीके का एक कोर्स का कंटेंट है। और ये कंटेंट ऐसा कंटेंट रहने वाला है कि जो आपको 101% आपको एमडीआरटी में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आप ये समझ के चलें कि आपके लिए माइलस्टोन साबित होने वाले कंसेप्ट ही लगातार तीनों यदि कंसेप्ट आप वापस से एक बार रिकॉल करेंगे, आप वापस से एक बार समझेंगे, जानेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। राइट। तो आज हम लोग हमारे जो सेल्फ असेसमेंट को लेकर के कंसेप्ट है, इसको हम लोग समझेंगे। कंसेप्ट इन द सेंस, ये आज मैं बोलूं कि कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे लिए एक अपना एक अपने आप को जजमेंट करने का समय है कि हम कहाँ पे हैं, क्या है, कैसे हैं। हम उसके ऊपर बहुत विस्तार से बातें करेंगे, जानेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। राइट। और यदि ये हम लोग नहीं करेंगे तो आगे हमको जाकर के सफलता मिलने में थोड़ी तकलीफ होती है। मैंने देखा है कि दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने लगता है कि सर यदि 2 लाख का पीएम से बच गया, 3 लाख का पीएम बच गया, तो ये जब हौच पौच होने लगता है ना लास्ट मोमेंट में आने के बाद, कभी कभी ये होता है कि डिवीजन में केस जाता है, वहां से केस का फिर रिजल्ट टाइम पे नहीं आ पाता, वहां से हमारा एमडीआरटी मिस हो जाता है। तो ये जब छोटी छोटी चीजें होती है ना, तो ये चीजें यदि हम लोग समझ लें, जान लें, तो यही हमारा सेल्फ असेसमेंट का आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। और ये यकीन मानिए कि ये आपको आपके लिए माइलस्टोन साबित होने वाला आपके एमडीआरटी के लिए। राइट। तो मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, हालांकि इसके ऊपर कोई ऐसी पीपीटी की जरूरत नहीं थी, बट मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करने के लिए, आपको समझाने के लिए छोटी सी एक पीपीटी बनाई है। उस पीपीटी को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और उस पीपीटी के साथ आगे बढ़ना शुरू होंगे, तो उससे ये होगा कि आपको भी एग्जैक्टली समझ में आना शुरू होगा कि मैं क्या बातें करना चाह रहा हूँ। और एंड ऑफ द सेशन आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, हमने आज क्या सीखा। और ये देखो, अभी कैसा है कि नवंबर और दिसंबर का समय आ गया ना, अभी ये कंसेप्ट के पीछे, वो कंसेप्ट के पीछे, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो। अब ये कोर्स करने का समय नहीं है, अब हमको अपने आप को एनालाइज करने का समय है, अपने आप को एवेल्युएट करने का समय है कि यार मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ। राइट। तो इसके लिए हमने एक सेल्फ असेसमेंट मेरे लिए, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हर किसी एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने करना ही चाहिए। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा दोस्त, सेल्फ असेसमेंट। राइट। अभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हमारे सेल्फ असेसमेंट के टॉपिक को लेकर के। तो सबसे पहले ये समझना कि व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट, है ना। ये सेल्फ असेसमेंट हमारा है क्या,
यदि ये जब तक हमको समझ में नहीं आएगा ना, तो इसके आगे की जो भी हमारी बातें होने वाली हैं, जो भी उसको असेसमेंट करने की प्रोसेस रहने वाली है, या असेसमेंट करने के बेनिफिट हमको समझ में आने वाले हैं, या एमडीआरटी में ये मेरे लिए कैसे यूजफुल होगा ये समझ में आना। क्योंकि लोगों को जनरली ये होता है कि जब मैंने सेल्फ असेसमेंट लिखा, तो बहुत सारे लोगों को समझ में शायद नहीं आया है कि भाई ये मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यदि यहाँ पे एक मैं लिखा होता कि एमडीआरटी कंसेप्ट, तो यहाँ पे बहुत लोग आ गए होते, है ना। एमडीआरटी कंसेप्ट के नाम से लोग आ जाएंगे, कॉम्बिनेशन के नाम से लोग आ जाएंगे, जो कि बहुत बाहर की चीज है। एक्चुअली इंटरनली चीज जो है, जिससे एक्चुअल एमडीआरटी होता है ना, उसको समझने में लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। उनको लगता है कि ये क्यों जरूरी है, इसको समझ के मिलेगा क्या, हमको सब समझता है। एक्चुअली प्रॉब्लम हमको वहां पे जाके होती है, जब हमको लगता है कि अहम ब्रह्मा, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझे तो सब पता है। और वहां पे जाने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तब हमको पता चलता है कि नहीं, अहम ब्रह्म नहीं होता। हर इंसान अहम ब्रह्मा बोलेगा तो बहुत सारे ब्रह्मा हो जाते हैं, फिर सब अपना अपना लॉजिक लगाने लगते हैं। तो इसके लिए हमको समझना ये है कि हम अपने आप को कैसे समझें। एक बहुत छोटी सी बात याद आ गई मुझे, कि जब वो बचपन के, आपने सुना होगा कि भाई जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं अपने मम्मी पापा को बदल लूंगा। बड़ा हो गया तो फिर मुझे लगा कि मैं दुनिया बदल दूंगा। उसके बाद थोड़ा और मेरी शादी हो गई तो फिर लगा कि बीवी को बदल दूंगा। फिर लगा कि बच्चों को बदल दूंगा। एक समय आता है जब इंसान को समझ में आने लगता है कि दुनिया में कोई किसी को नहीं बदल सकता। बदलना है तो अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। यदि हमें अपने आप को बदलूंगा तो दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएंगी। जिस कलर का चश्मा लगाऊंगा दुनिया वैसी ही नजर आने वाली है। यदि पीले रंग का लगाऊंगा तो पीला नजर आएगा, ब्लू लगाऊंगा तो ब्लू आएगा, रेड लगाऊंगा तो रेड आएगा, राइट। तो जैसा मैं चश्मा पहनूंगा ना, दुनिया वैसी नजर आएंगी। यानी मुझे बदलाव अपने अंदर लाना होगा ना। जब मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगा तभी तो दुनिया मेरे हिसाब से नजर आनी शुरू होंगी। तो मुझे अपने अंदर के बदलाव के लिए मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने दूसरे लोगों को मिलकर के उनको समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद को समझाने की जरूरत है। मुझे खुद को समझने की जरूरत है। मैं आज आपसे सेल्फ असेसमेंट में ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको बदल दूंगा या आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलता हूँ कि सेल्फ असेसमेंट यदि आपने खुद ने कर लिया ना, तो ये समझ लीजिए कि कल से आपको एक नया दिन मिलेगा। कल से आपको एक अलग तरीके की एनर्जी मिलने वाली है। कल से आपका टारगेट अलग तरीके से बनने वाला है। सारी चीजें आपकी लाइफ में बदलाव आएंगी, क्योंकि आपने अपने आप को बदला है। आपने दूसरों को नहीं बदला। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक कंसेप्ट के माध्यम से किसी को कन्विंस करूं। बेहतर है कि पहले मैं कन्विंस हो जाऊं, मैं अपने आप को लेकर के कन्विंस हो जाऊं। जब मैं अपने आप को लेकर के कन्विंस हो जाऊंगा, जब मेरे अंदर एक बदलाव आ जाएगा, मेरी थॉट प्रोसेस बदल जाएंगी ना, तो सब कुछ ऑटोमेटिक बदलने वाला है। इतना तो यकीन मानो मेरा। और ये तो आपको भी पता होगा, ये जो मैं कोई नई बातें तो बोल नहीं रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें हमको पता है। बस प्रॉब्लम ये कि हम लोग करते नहीं। तो ये सेल्फ असेसमेंट होता क्या है? सेल्फ असेसमेंट यही है, अपने आप को थोड़ा जानना, अपने आप को समझना। आज मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस वजह से हूँ, ये सारी चीजों को यदि आप समझ पा रहे हो, यदि सारी चीजों को आप जान पा रहे हो, इसको हम बोलेंगे आत्म मूल्यांकन। यानी मेरा खुद का मूल्यांकन करना है। अभी मैं आत्म मूल्यांकन यानी कोई फिलोसफी वाली बातें नहीं करने वाला, कि मैं अपने आप को ध्यान में लगाऊं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, ऐसा नहीं। मुझे अपने बिजनेस को लेकर के अपना एक सेल्फ असेसमेंट करना है, कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे बिजनेस को लेकर, इसके पहले मैंने क्या किया था। क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सी बात है ना। आप जो आज हैं वो कल की वजह से है ना। वो कल जो रहने वाले हैं वो आज की वजह से रहने वाले हैं। यानी आप बीच में खड़े हैं। यानी आज जो है वो कल की वजह से, तो कल जो डिसीजन लिया था वो अच्छा था बुरा था, मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, ये मुझे कल के डेट से पता चलेगा। कल की पुराने अपनी सारे स्टेप्स को लेकर के पता चलेगा कि आज मैं कहाँ पर हूँ, किस वजह से हूँ, राइट। जैसे एक इंसान को सपोज करो उसको कोई किसी बुरी लत लग जाती है। कोई सपोज करो कि मोबाइल की लत लग गई है, वो मोबाइल में इतना बिजी रहने लगा कि जब उसको सही समय आया काम करने का, बिजनेस करने का, या कुछ अपॉर्चुनिटी उसके सामने आई, तब भी वो मोबाइल की लत की वजह से वो अपने मोबाइल को लेके बैठा हुआ है। तो ये क्या हो गया? आज की वजह से नहीं है, ये कल की वजह से आज का दिन उसका खराब हुआ। और जब आज यदि उसका खराब हो गया है, तो यकीन मानो कल तो खराब होने ही वाला है। तो यदि मुझे कल, यानी कल बोले तो 2 महीनों में, आने वाले नवंबर और दिसंबर में मुझे एमडीआरटी अचीव करनी है, तो सबसे पहले मुझे अपना आज सुधारना होगा। और यदि मैं अपना आज सुधार पाऊंगा तो ये 2 महीने मेरे आराम से बहुत अच्छे जाने वाले हैं। नॉट ओनली 2 महीने, उसके बाद का भी समय आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है अपने आप को एसेस करने की, अपने आप को जानने की, अपना मूल्यांकन करने की, कि मैं कहाँ पे हूँ और किस वजह से हूँ, राइट। तो आज हम लोग यही बातें करने वाले हैं। सारी चीजें यही होंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि सेल्फ असेसमेंट क्या है। सेल्फ असेसमेंट वो है जो हमने कल किया था, उसका पूरा लेखा जोखा हमको करना है, उसकी पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है। जैसे बैलेंस शीट होती है ना, ये आईटीआर का हम लोग रिटर्न भरते हैं, तो हमारा क्या होता है,
असेसमेंट ईयर होता है ना, किस साल आपने पैसा कमाया था, जिस साल पैसा कमाया था उसके नेक्स्ट ईयर हम लोग पूरा हिसाब लेखा जोखा करके आईटीआर फाइल करते हैं, राइट। उसी तरीके से आज हमको अपना पुराना लेखा जोखा करना है, और उस लेखा जोखा के आगे से फिर हम लोग अपने भविष्य को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि हम अब आगे कैसे बढ़े और आगे किस तरीके से काम करें, राइट। तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आप लोग समझदार दोस्त है मेरे, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस सेल्फ असेसमेंट अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा चैट के द्वारा भी जानना चाहूंगा, कि आपको लगता है कि वाकई में हमको सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट। तो अभी मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूंगा आप लोगों से, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे साथ कनेक्ट हैं, क्योंकि ये देखो एक कंसेप्ट नहीं है कि कोई प्लान कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। ये मेन कंसेप्ट वो है जो मैं अपने आप को असिस्ट करने की बात कर रहा हूँ, अपने आप को जानने की बात कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे यहाँ पे रिप्लाई आना शुरू हो गया मेरे बहुत सारे दोस्तों का, यस करके। आज यहाँ पे दोस्त लोग कम आए हैं, काफी कम दोस्त आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एनर्जी उतनी रहनी चाहिए जितने हमारे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, राइट। और इसकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए फिर आप लोगों को मुझे भी रिप्लाई करते हुए चलना है, बातें करते हुए चलना है, और उसके हिसाब से हम लोग बातें करेंगे। और यकीन मानो, साल भर के जितने भी सेशन आपने अटेंड किए होंगे ना, ये सेशन आपको सबसे अलग नजर आएगा। अलग इसलिए नजर आएगा क्योंकि आपका नजरिया बदल जाएगा, सिर्फ नजरिया बदल जाएगा आपका अपने जीवन के प्रति, अपने एजेंसी के प्रति, अपने काम के प्रति, हर एक चीज के प्रति आपका नजरिया बदलेगा। आप देखना, आपको सब कुछ अलग नजर आएगा। आपको समझ में आएगा कि यार हमने जो पैड सेशन भी किए, बाकी सेशन किए, ये सेशन थोड़ा अलग था, जिसने हमें उठाया, हमें नींद से उठाया, राइट। तो सेल्फ असेसमेंट क्या करता है, नींद से उठाने का काम करेगा। तो अब हम लोग इसको थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि वाई सेल्फ असेसमेंट, जो मैंने आपको अभी बताने की कोशिश करी। अब हमको मालूम होता क्या है, जब हम छोटे रहते हैं, बच्चे होते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूल के बाद में हम लोग फिर हाई स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर हम उसके बाद अपना पीजी वगैरह भी करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस में ना हमको हमेशा ये लगता है कि हमको पढ़ना पड़ेगा, साल के आखिरी में एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। एक बार मेरा ये नंबर आ गए अच्छे, एक बार सारी चीजें मेरी अच्छी तरीके से हो गई, फिर तो आराम है, फिर तो हम अपना जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो भी हम वो करेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। तो हमारे माइंड में हमेशा यही चीजें रहती है कि हम भविष्य में आगे बढ़ने वाले हैं। अब जब आगे बढ़ने वाले, मैं थोड़ा अपनी स्क्रीन को बंद चालू करते हुए चलूं, ताकि आप लोग भी मुझे देखें, मैं भी आप लोगों को देख पाऊं, है ना। तो जब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं ना, तो हमको फिर ये लगता है कि जितना पढ़ने का समय था वो हमारा जा चुका है लाइफ में। अब तो सिर्फ हमको अपना काम करना है, और जो काम हम करना शुरू कर रहे हैं इसमें हमको बहुत अच्छी मास्टरी है, हमको सब समझता है, हमको कुछ नहीं करना। याद करो, जब हम लोग बचपन में थे, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, हमारे साल में 2 एग्जाम होते थे, फिर 3 एग्जाम भी होते थे, फिर मंथली टेस्ट भी होते थे, फिर उसके बाद हमारा सरप्राइज टेस्ट भी होता था। ये जो छोटे छोटे टेस्ट होना, साल के आखिर में मेन एग्जाम होना, ये क्या था? ये हमारा ही तो असेसमेंट था ना, कि हमने कितना एक साल में कितना सीखा, कितना समझा, कितना नॉलेज हमने लिया। इस सब का ही तो असेसमेंट हमारा एग्जाम था। यानी जिंदगी का जो हमारा उस समय का जो पढ़ाई का जो था, वो तो हमारा एग्जाम ही था ना। एग्जाम में हमको पास होना है, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता था, तो एग्जाम जो था वो हमारा असेसमेंट था, राइट, सेल्फ असेसमेंट जो हमने सीखा है। जब से हमने हमारी पढ़ाई बंद कर दी दोस्तों, अब हमको ये लगने लगा कि ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनली हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रोफेशनली हमको कंसेप्ट लेना पड़ेगा, लेकिन हमने अपने आप को असेस करना बंद कर दिया। अब हमको ये लगता है कि अभी मुझे किसको एग्जाम देना है, मुझे किसको साबित करना है, मुझे किसको ये बताना है, अभी जितना सीखा, जितना समझा, वो मोर देन सफिशिएंट है। मुझे अब सब आने लगा, मुझे सब चीजों की अकल आ गई है, और अब मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को असेस करने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों याद दिला दूं मैं, जो पढ़ाई हम करते हैं ना, वो एकेडमिक होती है, और वो एकेडमिक पढ़ाई का हमारी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता, बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता। जिसमें साइंस के स्टूडेंट रहा हूँ, साइन कॉस थीटा मैंने पढ़ा, मेरे रियल लाइफ से कोई उसका डायरेक्ट संबंध नहीं आता ना। तो ये जो चीजें होती है वो हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, हमको इंटेलिजेंट बनाने के लिए, वो सारी एकेडमिक पढ़ाई होती है। लेकिन जिंदगी की एक्चुअल पढ़ाई तो अब हम लोग कर रहे हैं, जब हम लोग पैसा कमाते हैं, जब हम लोग मार्केट में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। जिंदगी की वास्तविकता की परीक्षा तो अब आपकी हो रही है ना। वो सोचो, वो एकेडमिक परीक्षा के लिए हम लोग सारा प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना, रिवीजन करते थे, सारी चीजें करते थे, सब याद कर रहे थे,
जब जिंदगी की पढ़ाई की बात आ गई वहां पे हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारा कोई असेसमेंट ही नहीं हो रहा, हमें अपने आप को जज करने का मौका ही नहीं मिलता। हमें ये लगता है कि यार सामने वाला कन्विंस नहीं हो रहा, यानी सामने वाले की गलती है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब सामने वाला, यदि मैं किसी को इंश्योरेंस के बारे में बात करूं सपोज, वो इंश्योरेंस के बारे में समझे ही ना, समझने की कोशिश ना करे, या समझे ही ना, या फिर वो मुझे टाले, तो मुझे लगता है कि यार ये बेवकूफ आदमी है। एक मानसिकता आती ना, ये सुनने को तैयार नहीं है। बताओ कल जाके इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगा तो इस इंसान की फैमिली को क्या मिलेगा। कभी कभी हमको इस तरीके का ख्याल आते हैं। कभी लगता है कि यार इंसान समझता क्यों नहीं, मानता क्यों नहीं, हम इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों, इतना समझाने के बाद यदि वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसमें गलती किसकी है? समझाने वाले की गलती है, समझने वाले की गलती है? क्योंकि कहीं ना कहीं समझाने वाले में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, तभी तो समझने वाला समझ नहीं पाया। यदि समझाने वाले ने सही तरीके से समझा दिया होता, तो एक अनपढ़ इंसान को भी समझ में आ जाता है। अभी सपोज करो आप कोई काम करवाते हैं, आपके पास कोई लेबर आती है जो पढ़ी लिखी नहीं है, आपने उसको बोला कि ऐसे ऐसे गड्ढे खोदना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा गड्ढा खोदो, इतने बार इतना गड्ढा खोदना है। वो इंसान समझ जाता है, वो अपना गड्ढा खोद देता है। आपने उसको समझाया तो उसने गड्ढा खोदा ना, यानी आपने सही तरीके से समझाया तो एक अनपढ़ गवार ने भी वो काम कर दिया। फिर एक पढ़ा लिखा इंसान आपकी बातें क्यों नहीं समझ पा रहा, जबकि आज बहुत जरूरी बातें आप करने वाले हैं, जबकि आप उसकी इंश्योरेंस की बात करने वाले हैं, जबकि आप उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन की बातें करने वाले हैं, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी की बातें करने वाले हैं, आप उसको मेडिक्लेम देने वाले हैं, आप उसको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, फिर क्यों नहीं सुन रहा? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे अंदर कमी रहती होंगी, ऐसा मेरा मानना है। मे बी मैं रॉन्ग हूँ, हो सकता है, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ आपकी नजर में भी, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे समझाने में कहीं ना कहीं कमी रह जाएंगी, इसलिए वो शायद समझ नहीं पा रहा होगा, या मैंने उस चीज की इतनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाई जो उसको समझ में नहीं आ रही है, उसका वजन ही नहीं आ पा रहा। उसको लग रहा है हाँ ठीक है, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू उतनी क्रिएट नहीं कर पाई ना शायद। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमको आ रहा है। और यदि ये प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर मुझे ये लगता है कि मुझे ना किसी कंसेप्ट के पीछे भागने की जरूरत है, ना मुझे किसी कॉम्बिनेशन को पीछे भागने की जरूरत है। मुझे बस एकांत में बैठ करके ये समझना है कि यार मैं कैसे समझा रहा हूँ, और मेरे समझाने में कहाँ गलती हो रही है, या मेरे समझाने में कौन सी चीज ऐसी हो रही है जो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। यदि मैं अपने आप को समझूं, अपने आप को जानूं, यदि आप अपने आप को समझ गए और आप अपने आप को जान गए, तो आप दुनिया को जीत लेंगे। जब हमको बोलते हैं ना, एक आध्यात्मिक बातें बोलो, कि जब हमें आ, क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध को दुनिया को जानना था, ईश्वर को जानना था, सबको जानना था, उन्होंने अपने अंदर की यात्रा की। अंदर की यात्रा की तो उन्होंने पूरी दुनिया को जान लिया। हम दुनिया की यात्रा करते हैं, हम अपने अंदर की कोई यात्रा ही नहीं कर पाते। अभी मैं आध्यात्मिक बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ फिर भी हम प्रोफेशनल तरीके से क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, यदि हम उसका एक रिवीजन लें, हम उस चीज को समझें, जानें, तो उसके हिसाब से फिर मुझे ये पता चलेगा कि हाँ मुझे इस चीज की कितनी जरूरत है और ये मेरे लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हो पा रहा है। राइट। तो यहाँ तक मैं आपसे अपनी बातें और अब आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ये हमको क्यों असेसमेंट करना चाहिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो ये नवंबर का महीना आने वाला है, राइट, अभी तो दिसंबर का समय रहेगा, अभी दिसंबर के समय में क्या मैं असेसमेंट करने में मुझे अपना टाइम देना चाहिए, कि कुछ नए कंसेप्ट को सीखना चाहिए, कुछ नए कॉम्बिनेशन के ऊपर अपना काम करना चाहिए? ये असेसमेंट में कहाँ है? जो मैंने अभी आपसे इतनी सारी बातें बोली, वो यही बातें थी कि जब तक मैं अपने अंदर काम नहीं करूंगा, मैं बाहर काम नहीं कर पाऊंगा। और यदि हमको एमडीआरटी इन 2 महीनों में अचीव करना है, एक्चुअली 2 महीने भी नहीं बचे मेरी नजर में, हमारे पास 45 डेज बचे हैं दोस्तों। राइट। तो क्योंकि 2-4 दिन तो आपकी भी दीपावली में जाने वाले हैं, दीपावली में हर कोई आपको मिलेगा, जरूरी तो नहीं है ना। तो अब ये मेरे पास यदि मान लीजिए 45 डेज यदि मेरे हाथ में है, और इन 45 डेज में मुझे अपने आप को एमडीआरटी लेके आना है, तो अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं किसी नए कंसेप्ट के पीछे, किसी कॉम्बिनेशन के पीछे भागने के पहले मैं अपने आप कोशिश करूं कि मैं कहाँ पर हूँ, और मुझे क्या अपने आप के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, बहुत जल्दी चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि इन 2 महीने को मैं यूटिलाइज कर पाऊँ। राइट। तो अभी मेरा मेरा एक सामने एक बहुत बड़ा टारगेट है। जैसे एग्जाम होता है, जनरली आप लोगों में से यहाँ पे जितने मेरे दोस्त बैठे, मैक्सिमम दोस्तों ने क्या किया होगा, एग्जाम के महीने भर पहले ही पढ़ाई करते थे ना। एग्जाम के 1.5 महीने पहले ही देखते थे, यार मैंने कितना कहा, ये तो मेरा छूट गया था, ये मेरा बच्चा था, मैंने इसको लास्ट में डाल दिया था कि बाद में करेंगे। इस तरीके से मैं अपने आप को असेस कर लेता हूँ, ये जान लेता हूँ, ये जो 1.5 महीने मेरे पास बचे हैं, 45 डेज बचे हैं मेरी पढ़ाई की, मेरे एग्जाम के, ये 45 डेज में मैं आज कहाँ पे खड़ा हूँ, ये तो मैं जान लूँ, ताकि मुझे मेरे आगे की चीजों को करने में सहूलियत हो जाए, है ना।
तो ये हम लोग जैसे जान लेते थे पहले, उसी तरीके से आज ये हमारे ये एमडीआरटी या 2 महीने 1.5 महीने हमारे पास जो है, ये पूरी तरीके से हमारे एग्जाम के समय है। और इस एग्जाम में सबसे पहले ये जानना है कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, राइट। और वो कहाँ खड़ा हूँ उसको जानने के लिए हम लोगों को मेरे हिसाब से कुछ चीजें हमको करनी होंगी, जो मैं आपसे बातें करूंगा, लेकिन इसके बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे। अब आप, क्योंकि मैं यदि ये बोलूँ कि सर ये जानने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है और ऐसा है और वैसा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो पहले बेनिफिट जान लेते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि जब मुझे इसमें कुछ बेनिफिट है तभी तो आप वो काम करोगे ना। और यदि आपको पता चला कि बेनिफिट नहीं है तो फिर शायद आप वो काम नहीं करोगे, राइट। तो अब हमको इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, हम लोग वो पहले एक समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये होगा दोस्तों कि जो बेनिफिट हमको मिलेगा ना, इससे ये पता चलेगा कि आज ये हमको रिफ्लेक्शन है, मेरा प्रतिबिंब बनने वाला। जैसे आईने के सामने मैं जाता हूँ, आईने के सामने मैं खड़ा हुआ, तो आईने के सामने मैं पूरा दिखने लगता हूँ। ठीक उसी तरीके से यदि आज मैं बैठूं अपनी कॉपी पेन लेकर के, और मैं अपनी एक एक चीज को समझने की कोशिश करूं, एक श्रृंखला बनाने की कोशिश करूं, शुरू से लेके अभी तक की सारी चीजों को समझने की कोशिश करूं, हम क्या समझना है कैसे समझना है मैं वो बताऊंगा आपको, राइट। इसके बाद की स्लाइड में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जब समझने की हम कोशिश करेंगे ना, तो हमको हमारा पूरा प्रतिबिंब नजर आएगा कि मैंने अब तक किया क्या है। क्या मैंने टाइम पास किया है, क्या मैंने सिर्फ हमाली करी है, क्या मैंने सिर्फ लोगों को मिल करके बातें करी हैं, क्या मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी है, क्या मैंने सिर्फ क्लोजिंग करने की कोशिश की है, क्या मैंने फॉलोअप करने की कोशिश की है, कैसा किया क्या क्या, आपको पूरा लेखा जोखा आपके सामने आने वाला है, राइट। और सोचो, जब आपके सामने सारे अकाउंट के हेड के सारा आपका अकाउंटिंग आ जाता है ना, तो अकाउंटिंग करना आसान हो जाता है। भाई कितना पैसा कमाया, कहाँ कहाँ से कमाया, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ, है ना। ये दोनों हिसाब आपको मिल गए तो आपको बैलेंस निकालने में तकलीफ नहीं आती ना। ठीक उसी तरीके से अभी तक आपने जो भी काम किया उसका सारा लेखा जोखा जब आपके सामने आ जाएगा ना, तो आपको एक अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन नजर आने लगता है कि हाँ यार मैंने ये काम किया था, यहाँ पे ये गलतियां हो गई थी, ये काम मेरा बहुत अच्छा हुआ था लेकिन मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर पाया। आपको सारा लेखा जोखा आपको मिलने लगता है, आपको रिफ्लेक्शन मिलता है आपकी लाइफ का। जरूरी नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि आप 2 महीने पहले 6 महीने पहले, आपको जब से आप निकाल सकते हैं तब से समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने पहले क्या किया था, कैसे किया था, किससे मुझे सक्सेस मिली थी, किससे मुझे सक्सेस नहीं मिली थी, ऐसा क्या हुआ था जिसमें मेरा बहुत लंबा केस चला था, ऐसा क्या हुआ था कि जिससे मेरी जल्दी सेल हो गई थी, ऐसा क्या किया था कि लोगों ने मुझे पसंद किया, ऐसा क्या किया था कि लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया। सारी चीजें यदि आप समझने की कोशिश करोगे, सारी चीजें यदि आप जानने की कोशिश करोगे, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको अपना पूरा प्रतिबिंब नजर आएगा कि आज मैं कहाँ हूँ, किस रूप में हूँ। हमें लगता होगा कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, हमारे यहाँ पे दाग लगा होगा, यहाँ दाग लगा होगा, यहाँ दाग लगा होगा। एटलीस्ट ये तो पता चलेगा इस रिफ्लेक्शन से कि दाग जो लगे इनको कैसे ठीक किया जाए, है ना। दाग से मेरा मतलब कोई नेगेटिविटी से मैं बात नहीं कर रहा, जो ये हमको फेल्योर मिला है ना, हमको जो सक्सेस नहीं मिल पाई है वो है उसको दाग के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इस सक्सेस को पाने के लिए हम क्या करें, राइट, ये दाग को हटाने के लिए हम क्या करें, हमको ये समझ में आने लगेगा। और ये समझ में जब आने लगेगा तो बहुत अच्छा होगा, ये आपका बेनिफिट है कि अब आपको विजन मिलना शुरू हो गया। अब आप आगे बढ़ने के लिए आपको एक रास्ता मिल गया दोस्तों। अब ये जो रास्ता मिलेगा ना, इससे आपको पीछे का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काउंट होता पुराना, लेकिन हम लोग बोलते हैं इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे हकीकत बताओ, हम लोग हर दिन कुछ नया करते रहते हैं, हमारा एक्सपीरियंस हम लोग यूज ही नहीं कर पाते। और जब मैं बोलता हूँ कि मुझे इतने साल का अनुभव है, वो अनुभव की वैल्यू क्या यदि मैं उसको यूज ना कर पाऊँ तो, है ना। अभी सपोज करो कि अभी क्रिकेट का मैच चालू है ना, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है। अब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, वो डिफेंसिव होकर के बैटिंग करेगा, तो फिर वो आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप के पहले उसने भी अपना शायद सेल्फ असेसमेंट किया होगा कि भाई मैं अटैकिंग बैट्समैन हूँ, यदि मैं डिफेंसिव होके खेलूंगा तो मेरे को आउट होने के चांसेस तो मेरे बढ़ ही जाएंगे। आप देखो वर्ल्ड कप के पहले रोहित शर्मा किस तरीके की बैटिंग कर रहा था, और अभी वर्ल्ड कप में किस तरीके की बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल अटैकिंग मोड पे आ गया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि नहीं, मेरा तो काम एक्चुअल नेचर वो है, मैं उस तरीके से बैटिंग करने वाला बंदा हूँ, मैं डिफेंसिव खेलूंगा तो आउट हो जाऊंगा, इसलिए मुझे अटैक करना पड़ेगा। बॉलर मेरे ऊपर अटैक करे इससे पहले मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा तो मैं रन बना पाऊंगा और उसके मन में खौफ पैदा कर पाऊंगा। कम से कम वर्ल्ड कप के पहले तो उसको इस चीज का रियलाइज हो गया होगा, तभी तो आप देखिए वर्ल्ड कप में एकदम से उसके काम एकदम बदल गए, बैटिंग एकदम चेंज हो गई है। नहीं तो वर्ल्ड कप के पहले आप देखोगे तो कितने आउट हो रहा था वो। तो उसको बोला जाता था कि भूमि पूजन करने के लिए आते हैं शर्मा जी,
भूमि पूजन करते हो चले जाते हैं। तो वही वाला काम हो रहा था भूमि पूजन का, लेकिन अब तो वो इमारत बनाना शुरू कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को असेस किया होगा ना दोस्तों। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आता है कि मेरा पावर क्या है ना। वो पावर मेरे को जब पता चलता है तो मेरा काम करने का तरीका बदल जाता है। दूसरी चीज है कि हमारे को सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। सेल्फ अवेयरनेस की जब मैं बात करूं तो मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता चल जाती है, मेरे वीकनेसेस मुझे पता चल जाते हैं। तो दोनों चीजें हैं, मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ भी आ गई, मेरे वीकनेस भी आ गए, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मुझे किस तरीके से समझ रहे हैं, लोगों को मैं किस तरीके से समझा पा रहा हूँ। ये सारी जो अवेयरनेस आ जाती है ना, ये हमको मिल जाती है यदि मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करूँ तो। राइट। तो ये चीजें मेरे को यहाँ पे समझ में आएंगी। देन गोल सेटिंग हो जाता है। आप बोलोगे गोल सेटिंग तो हमने बहुत पहले किया है सर, हमको एमडीआरटी करना है, ये तो मेरा गोल सेटिंग है। दोस्तों गोल सेटिंग आपने किया है एमडीआरटी के लिए, लेकिन अब आपके उस गोल के और आपके बीच में कितने ज्यादा डिस्टरबेंसेस आ गए हैं आपको पता है क्या? कितने आपके हडल्स आ गए हैं वो आपको पता है क्या? कितने निगेटिव थॉट आपके माइंड में आ गए होंगे, कितने पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आए आपको पता है क्या? आपने अपने आप को किस तरीके से फिल्टर करा, आप किस तरीके से अपने गोल को वापिस से असिस्ट कर पा रहे हैं? यार मैंने इतने समय में ये काम करा तो मेरा गोल जो था वो यहाँ तक पहुंच गया। अभी मुझे यदि इस तरीके से करूंगा तो मेरा गोल नहीं मिल पाएगा। यदि मैंने गोल बनाया है ना, तो उस गोल को जीना भी पड़ता है। यदि मैंने गोल बनाया है ना तो मुझे से रह रह करके उसको असिस्ट करना पड़ेगा, मैं कहाँ तक पहुंचा, कितना पहुंचा, और कितना वक्त लगेगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने मुझे प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे, किसी को फॉलो अप करना है, ये हर एक चीज मुझे करनी पड़ेगी। और ये हर एक चीज को जब मैं करूंगा तभी तो मेरा गोल सेटिंग जो हुआ है ना वो एक्चुअल काम करेगा। अदरवाइज बोलने के लिए हम लोग गोल सेटिंग करते हैं। राइट। बहुत लोगों ने गोल सेटिंग किया होगा, मेरे साथ भी होता था। गोल सेटिंग कर लिया, लिख लिया कि हम ये काम करेंगे, फिर 3 दिन बाद आया अरे हमने कुछ लिखा भी है, ये हमको याद ही नहीं था 3 दिन तक हमारा क्या गोल सेट हुआ था। मैं अपनी बातें बोल रहा हूँ, मैं दूसरों की बातें नहीं बोल रहा। है ना। मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं लिख लेता था कि ये जनवरी के महीने में इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनवरी के लास्ट में देखा अरे यार ये तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, और मैं तो कंप्लीट करने की बातें कर रहा हूँ। तो ये होता था, बचपन में भी हुआ, प्रोफेशनल लाइफ में भी हुआ, गोल सेट किया लेकिन अचीव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं असेसमेंट ही नहीं था, कभी हम उस चीज को जी ही नहीं पा रहे थे। आप में से कितने सारे दोस्त होंगे जिन्होंने अपना एमडीआरटी का, डबल एमडीआरटी का, सीओटी का टारगेट बनाया होगा, टीओटी का टारगेट बनाया होगा। बुरा मत मानना मेरी बात। सीओटी का टारगेट बनाया हुआ लेकिन अभी तक आपका आधा एमडीआरटी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। इसका क्या मतलब है, क्या गोल सेटिंग हुई फिर हमारी? गोल सेटिंग वो है जिसको डेली बेसिस पे हर दिन आपको असेस करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचा, अभी तक नहीं पहुंचा तो उसके पीछे की वजह क्या थी, अभी मैंने ये किया तो उसके पीछे मेरा अच्छा क्या हुआ। ये हर एक चीज को असेस करना पड़ेगा। सिर्फ गोल सेट करने से कि ये 25 तारीख को या 25 दिसंबर को शाम को 5 बजे में इतने बस कितने मिनट में अपना गोल अचीव कर लूंगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। और जब भी करोगे तो अपने आप को असिस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को ब्रेक बार बार उसमें लेके जाना पड़ेगा कि मैंने कितना किया, क्यों किया, कैसे किया, और क्यों नहीं किया। ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। उसको ही बोलते हैं गोल सेटिंग। सिंपल बोलने से गोल सेटिंग नहीं हो जाती मेरे दोस्त। और जब आज मैं असिस्ट करूंगा ना अपने पिछले सारे समय को लेकर के, स्पेशली मैं बोलूं ये 10 महीने जो हमारे बीत चुके हैं, इन 10 महीनों को यदि आप असिस्ट करोगे ना, तो आपको कम से कम ये तो समझ में आएगा कि एक्चुअल मेरा गोल सेटिंग क्या है, मैं कितना दूर हूँ, कितना मुझे करना पड़ेगा, कितना मुझे जाना पड़ेगा। हैरत की बात है कि बहुत सारे दोस्तों को ये भी नहीं पता कि उनका एमडीआरटी का बैलेंस कितना है। ये भी बात है। मैं आप लोगों को जो बातें बोलता हूँ ना, ये मेरे लोगों के साथ जो मेरी बातें होती हैं समझ में आती है, लोगों से आइडिया लगता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उससे मुझे पता चलता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सिर्फ मैंने बहुत एजेंटों को देखा कि सर इस दिन तो आपको एमडीआरटी हम लोग कर लेंगे, सर हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। यूट्यूब देख करके बहुत गोल सेटिंग हो जाती है। ट्रेनिंग में जाने के बाद बहुत गोल सेटिंग होती है, असेसमेंट कहीं नहीं होता। और ट्रेनर भी असेसमेंट नहीं करता, क्योंकि ट्रेनर खुद का गोल सेट करने में लगा होता है। उसको तो खुद के पैसे कमाने हैं, वो आपका काहे को गोल सेटिंग में दिमाग खपाते बैठेगा। आपको असेसमेंट करने के लिए क्यों बोलेगा? क्योंकि असेसमेंट करने जाओगे तो आप ही उल्टे फंस जाओ, वो उल्टा फंस जाएगा। कि उसका बंदा असेसमेंट कर रहा मतलब नहीं पहुंचा, तो उसकी गुरु की कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि गुरु ने या तो सही डायरेक्शन नहीं दिया आगे बढ़ने का। राइट। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा। आज हमको अपने आप को समझना है, हमारा गोल क्या है, हमारे गोल सेटिंग के लिए हमारे सामने हर्डल्स क्या है, हमारे प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये सारी चीजें हमारे सामने क्लियर होती है ना दोस्तों, तो आपके अच्छे विचार आपके मन में आते हैं,
आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, है ना। और आपका अच्छा सेल्फ बिलीव बनना शुरू होता है, विश्वास आता है कि यार मैंने ये किया ना, चलो ठीक है, मुझसे ये गलती हो गई, चलो ठीक है, मुझे ये तो पता चल गया कि गलती क्या है। बहुत लोग तो पूरी जिंदगी गुमनामी में जी जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी मिस्टेक क्या है। हकीकत बोल रहा हूं मैं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनकी मिस्टेक क्या है। आप जितने दोस्त आपके एमडीआरटी करने वाले हैं, जिनका एमडीआरटी नहीं हो पाया, आप उनसे पूछो कि एमडीआरटी क्यों नहीं हुआ। वजह नहीं उनके पास बताने की कि क्यों नहीं हुआ। यार बोले कोशिश बहुत किए थे, हो नहीं पाया, अपने नसीब में नहीं था। अरे अपन से नहीं होता यार, अपना गांव छोटा है। अरे लोग सुनने को तैयार नहीं है। वो यही आंसर देंगे। और शायद आप यहाँ पे जो बैठे 122 लोग हैं मेरे दोस्त, वो भी शायद यही आंसर देंगे कि उनका एमडीआरटी अचीव नहीं हो पाया। तो क्यों क्यों एमडीआरटी अचीव नहीं हो पाया? वजह कोई और है, हम तो है ही नहीं वजह। और जब तक सेल्फ असेस नहीं करेंगे तो एमडीआरटी करेंगे कैसे? एमडीआरटी आपको अचीव करना है ना, असेसमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा, राइट। और जब तक आपके अंदर में अच्छे विचार नहीं आएंगे, अपने ऊपर भरोसा नहीं आएगा, विल पावर नहीं बढ़ेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ना आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो, ना ही आप अच्छे तरीके से पार्टी को समझा पा रहे हो, ना कुछ हो पाएगा। क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा कि नहीं यार मेरे को करना है, मेरे को अभी डील करनी है, मेरे को अभी कन्विंस करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। दुनिया भर के थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चलते रहेंगे ना, फिर नहीं हो पाता। तो ये सारे यदि सेल्फ असेसमेंट करेंगे ना, तो दो चार चीजें मैंने आपसे जो बातें करी, कि आपको अपना आईना पता चल जाएगा आप क्या हो, है ना। वो गालिब का एक शेर है ना, कि जिंदगी भर मैं यही भूल करता रहा, धूल आईने में थी, चश्मा साफ करता रहा। अब मेरा चश्मा है, इसलिए मैंने चश्मा बोला। किसी का चेहरा है, चश्मा चश्मा नहीं है तो धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। यानी मुझ में गलती थी और मैं लोगों को ढूंढता रहा कि यार इसकी वजह से नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया। लोगों को कितनी, किसी को नहीं पड़ी आपको अच्छा बनाना और आपको बुरा करना। सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ है, सब अपनी लाइफ में मसरूफ है। हमें यदि अच्छा बनना है तो मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझे अच्छा करना है तो मुझे अपने कामों को एनालिसिस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, उसकी वजह जानना पड़ेगा। तो यदि जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तो यकीन मानो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरी बातों से कितने मेरे दोस्त सहमत है, मैं जानना चाहूंगा कि तो यदि ये बेनिफिट लेना है ना दोस्तों, तो अभी हमको अपना सेल्फ असेसमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा सेल्फ असेसमेंट नहीं हो पाएगा तो हमको बहुत तकलीफ होने वाली है, राइट। तो अब हम अपना सेल्फ असेसमेंट करें कैसे, है ना। बहुत छोटी छोटी प्रोसेस है, बहुत बड़ी कोई बातें नहीं है यहाँ पर। हाउ डू यू स्टेब्लिश इस रिलेशनशिप विद योर प्रोस्पेक्ट? आपने आज तक ये समझने की कोशिश कीजिए कि आज तक आप जितने भी प्रोस्पेक्ट से मिले हैं, उनके साथ किस तरीके का एक अच्छा रिलेशनशिप आपने डेवलप किया। क्यों? क्योंकि आपका जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस ही टोटली रिलेशनशिप वाला है, रिलेशन वाला बिजनेस है, समझिए, है ना। तो जब रिलेशन का बिजनेस है तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कैसा रिलेशन डेवलप किया, क्योंकि आपके रिलेशन के बेसिस पे ही आपका कस्टमर आपसे जुड़ने वाला, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे जुड़ने वाला है। यदि मेरे रिलेशन डेवलप करते समय ही यदि सामने वाले को ये लगा कि ये बंदा ना सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझसे जुड़ रहा है, इसको सिर्फ अपनी पॉलिसी बेचने के लिए मुझसे मिल रहा है, बातें कर रहा है, तो शायद शायद वो आपसे दूर भागेगा। आपने रिलेशन कैसा डेवलप किया? अब आप बोलोगे सर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता, हमको कस्टमर टाइम नहीं देता, हमको ये प्रॉब्लम आती है, हमको वो प्रॉब्लम आती है। अगेन, दुनिया को देखोगे तो प्रॉब्लम ही रहेंगी। अपने आप को देखो कि मैंने क्या एक्टिविटी करी थी, मेरे ऐसे कौन से काम थे जिससे मेरे किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बने। दुनिया में बुरे लोग भी मिलेंगे, मैं ये नहीं बोलता कि 100 लोग के 100 आपको अच्छे मिलेंगे। चलो भैया, 80% लोग आपको अच्छे मिलेंगे, 20% खराब मिलेंगे, ठीक है। इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि चलो 80% आपको अच्छे मिल गए, 20% खराब मिले। वो 20% को छोड़ो ना, 80% पे कॉन्सेंट्रेट करो ना। एक जो आप दुकान देखे होंगे, किराने की दुकान ना, वो किराने की दुकान में गुड़ होता है, गुड़ समझता है ना, वो जो शुगर कैन से बनता है गुड़, है ना।
वो गुड़ जो होता है ना, वो रखा रहता है दुकान में, और उसके बाजू में एक नमक का भी ठीला लगा रहता है, नमक का भी ऐसा ढेर लगा होता है। गुड़ भी ये रखा है और नमक भी रखा है। लेकिन जो मक्खियां होती ना, वो गुड़ में जाके बैठती, नमक पे जाके नहीं बैठती। मक्खी को भी सेंस है कि मुझे किस मीठी चीज में बैठनी ही है। मक्खी को भी सेंस है मेरे दोस्त, कि मुझे मीठी चीज में बैठना है, ये फालतू की चीज में नहीं बैठना। जो नमक उसके लिए फालतू है, वो फालतू चीज में नहीं बैठेंगे, वो जाकर के किसी मीठी चीज में बैठेंगे। समझ में आ रहा है? हम तो इंसान हैं। यदि मुझे 20%, 25%, 30% लोग खराब भी मिल गए, वो मेरी जिंदगी में नमक का काम करने वाले छोड़ दो, मैं मिठास की तरफ जाऊंगा, मैं उनकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करूँ ना। वो जो 80 लोग मिले, 50 लोग मिले, 40 लोग मिले, क्या उससे में से सारा का सारा आउटपुट ले पाया क्या मैं? यदि वो लोग अच्छे थे तो मैंने आउटपुट क्यों नहीं लाया, ये मुझे समझना है ना। वहां तो मेरी सेल्फ एनालिसिस होने वाली है। मेरी बात से सहमत है? नमक पे नहीं बैठती हुई मिठाई पे यदि मक्खी बैठती है, उसी तरीके से मुझे निगेटिव लोगों को छोड़ देना है, जो मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना, जो मीठे लोग हैं उनके साथ रिलेशन डेवलप करूंगा ना मैं। तो उनके साथ हमने कैसा रिलेशन डेवलप किया? क्या उनको तो नहीं लगा कि आप सिर्फ फायदे के लिए मिलने वाले हो? क्या आपकी बातों से ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप सिर्फ अपने बिजनेस के लिए उनसे जुड़ रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो? कितने रिलेशन हमने डेवलप कर पाए एक अच्छे तरीके से। और रिलेशन डेवलप करने के लिए ये थी ना कि किसी को पैसा लग रहा है, किसी को बहुत हो रहा है। एक अच्छी दोस्ती डेवलप करने के लिए क्या लगता है? आप अपने आप को एनालिसिस करना। मेरी बात यदि एडवाइस माने तो आज रात में जब आप सोने जाएं, उसके 1 घंटे पहले आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठना, और आप ये एनालिसिस करना कि अब तक आपके कितने कस्टमर हैं, कितने प्रोस्पेक्ट, और किसके साथ कितने अच्छे रिलेशन आपके बन पाए हैं। सिर्फ नंबर्स लिखो, नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं। नंबर्स लिखो। यदि आपके पास 1000 प्रोस्पेक्ट है सपोज, अगर आपके 1000 क्लाइंट हैं, तो आपको लिखना है कि 1000 में से कितने क्लाइंट है जिनके साथ आपके रिलेशन बहुत डेवलप्ड है। मैं आपको दावे से लेकर 20% से ऊपर नहीं होंगे आपके रिलेशन अच्छे। 80% आपने वहां पर भी छोड़ दिया। ये तो आपने छोड़ा ना, उसने तो नहीं छोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमने पॉलिसी बेच दी, काम हो गया। एक दो बार, 3 4, 2 4 बार मिल लिए, बर्थडे वगैरह का बिल दे दिया, हो गया, रिलेशन खत्म। अब हम आगे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि अब हमको अगला स्टेशन देखना है। अभी तो ये काम हो गया, यहाँ से ट्रेन निकल गई है। यही तो थॉट प्रोसेस रहता है बहुत सारा। और मैं कड़वा बोलता हूँ, मेरी मैं उसके लिए अभी आपसे माफी मांगता हूँ, ये कड़वा बोलता हूँ। काम निकला, आगे बढ़ा, छोड़ दिया उसको वहां पे। बाद में भले ही लोगों की जब बात आएंगी तो सर्विस को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए यदि बोलना पड़ेगा तो बहुत सर्विस की बात बोल सकते हैं। अपने लिए बोलना पड़ा ना, तो फिर दाल आटे का भाव पता चलता है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। आपने कितनी सर्विस आप अपने कस्टमर को देते हो, कितना अच्छा रिलेशन आपने बना के रखा है अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने क्लाइंट से, यह आज आपको जज करने की जरूरत है। यही आपका आत्म मूल्यांकन है। यदि आपका रिलेशन ही नहीं रहेगा, बिजनेस कहाँ से आएगा? राइट। सेकेंड नंबर में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि आपने अपने कॉलों को आप कैसे ओपन करते हो, क्योंकि ये समझना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पास्ट एनालिसिस के साथ, पुराने पूरे डेटा के साथ मुझे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने कॉल कैसे ओपन करता हूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं कॉल सही तरीके से ओपन ही नहीं कर पाता। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लोगों को बोलते समय में ऐसा तो है कि मैं, मेरी जबान थोड़ी लड़खड़ाने लगती है कि सर वो एक अच्छा वो प्लान आया, थोड़ा सा आप देखो, अपने बच्चे के लिए ऐसा। आपकी जबान तो नहीं लड़खड़ा रही, आप घबराहट से बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, आप उससे रिलेशन डेवलप करने के बाद बोल रहे हैं। कैसे आप अपने कॉल को ओपन करते हैं, पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि यदि आपकी शुरुआत गलत हो गई तो एंड गलत ही होने वाला है। शुरुआत सही कर दिया तो आपका एंड भी अच्छा होने वाला है। कॉल कैसे ओपन होते हैं? जो पॉलिसी आपकी बिकी है, उन पॉलिसी के कॉल ओपन को नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। और जो पॉलिसी के आप, जहां पे आपकी पॉलिसी सेल नहीं हो पाई, वो सारे कॉल आप समझने की कोशिश कीजिए, आपने कैसे समय कॉल ओपन किए। हो सकता है कि आपका तरीका बहुत अच्छा हो, लेकिन सिचुएशन अच्छी ना हो। मे भी हो सकता है सिचुएशन सही हो, तरीका सही ना हो सकता है तरीका और सिचुएशन दोनों सही हो, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही ना रहा हो। बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं मेरे दोस्तों, कि जहां पे हमने कॉल ओपन किया हमको सक्सेस मिली, वहां हमने कॉल ओपन किया सक्सेस नहीं मिली। कॉल ओपन किया, वो हमारा पोस्टपोन पे पोस्टपोन चला जा रहा है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम समझें कि ऐसा क्या करने से हमारे कॉल हमारा ओपन हुआ और प्रॉपर तरीके से क्लोज हुआ, क्योंकि आपने ही कॉल ओपन किया, आपने ही सारी चीजें करी और आपने ही डील क्लोज करी।
तो ये तो आपको ही समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कर पा रहे हैं, आपकी मास्टरी क्या है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो कॉल कैसे ओपन करना ये हमको समझना रहेगा। देन प्रेजेंटेशन, कि आपको अपनी पार्टी को प्रेजेंटेशन कैसे देना है, क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है, बहुत बार मेरा अनुभव में आया है कि लोगों को ये सबसे छोटी चीज नजर आती है ना पूरी चीज में, वो बोलते हैं प्रेजेंटेशन। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनका महीने की कमाई 20-25 हजार रुपये नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी है। हम तो सर प्रेजेंटेशन पार्टी को ऐसा देते कि पार्टी देखते रह जाती है, पार्टी देखते रह जाती, फिर बाद में दोबारा पार्टी आपको देखती ही नहीं, क्योंकि इतना देख लेती कि फिर देखती नहीं। हमको तो सर प्रेजेंटेशन देने में मास्टरी है, हम आप प्रेजेंटेशन तो 2 मिनट में समझा देते हैं पार्टी को। इतना लाइटली होता है प्रेजेंटेशन, इतना लाइटली प्रेजेंटेशन आप दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? सामने वाले के प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। मैं माफी चाहता हूँ ये बोलते हुए, लेकिन 80% एजेंटों को तो ये भी नहीं पता कि क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना, कब दिखाना और कब नहीं दिखाना, कैसे दिखाना और कैसे नहीं दिखाना। ये 80% लोगों को नहीं पता, इसलिए उनको स्ट्रगल होता है कि सर इतना प्रेजेंटेशन देते हैं, इतना मिलते हैं, इतनी बातें करते हैं, लेकिन डील नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंटेशन दिखाने में गड़बड़ होगा, समझाने में गड़बड़ होगा। यार दोस्तों, लोग ऐसे प्रेजेंटेशन अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि वो मिट्टी को भी सोना बना के बेच के चले जाते हैं। आप सोना लेकर के रहते हो, मिट्टी की रेट में भी नहीं बेच पाते। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं है, बॉडी लैंग्वेज नहीं रहती वैसे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं रहता। हमको क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना हमको समझ में नहीं आता। हमको लगता कि एक प्रेजेंटेशन लिया हमने, प्रीमियम बता दिया, ये बता दिया, हो गया। इंश्योरेंस प्रेजेंटेशन इतना लाइटली है क्या? इतना लाइटली प्रेजेंटेशन होता है क्या? इंश्योरेंस में कैलकुलेशन नहीं होता ना, इंश्योरेंस में ओनली इमोशंस होता है। कैलकुलेशन तो बहुत छोटा सा पार्ट आता है लास्ट में। जैसे आपके प्रीमियम के साथ जीएसटी है ना, 1 लाख के प्रीमियम के ऊपर 4,500 रुपए का जो जीएसटी है ना, आज मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। वैसे ही आपके प्रेजेंटेशन में 1 लाख, यानी आपका 1 लाख बोले तो इमोशन हो गया, और 4,500 रुपये बोले तो कैलकुलेशन हो गया। इतना फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है इमोशन और कैलकुलेशन का। हम लोग जाते कैलकुलेशन लेकर के, हमको 4,500 का इमोशन दिखाते, 1 लाख का कैलकुलेशन दिखाते, उल्टा काम करेंगे, क्या मिलेंगी? सक्सेस। और यही हमको उल्टी ट्रेनिंग हमको मिलती है, ऐसा दिखा दो, पार्टी को बता दो, पार्टी देख लेंगी, पार्टी को इतना भरेंगे इतना मिलेगा, यही होगा। समझो प्रेजेंटेशन की वैल्यू, समझो प्रेजेंटेशन क्या है ये समझो, क्योंकि आपको एलआईसी में भी नहीं बताया जाता कि हाउ टू प्रेजेंट। समझो मेरी बात, कोई कॉम्बिनेशन की वैल्यू नहीं है, किसी चीज की वैल्यू नहीं, आप किस तरीके से समझाते हो, कैसी बॉडी लैंग्वेज रहती है, क्या समझाते हो। आपको हर एक चीज, आपकी छोटी छोटी चीजें रहती हैं, उसके ऊपर ही प्रेजेंटेशन बनता है। प्रेजेंटेशन सिर्फ एक कैश फ्लो दिखाने का नाम प्रेजेंटेशन नहीं है मेरे भाई, सिर्फ एक कैश फ्लो प्रेजेंटेशन नहीं होता। प्रेजेंटेशन वो होता है कि आपने शुरू से लेकर के आखिरी तक जो कुछ भी किया, दैट इज ऑल प्रेजेंटेशन। जैसे शादी होती ना, तो शादी में क्या होता है कि बहुत सारी हल्दी लगती है ना, वो माले हो, बरमाला होता है, फिर वो फेरे होते हैं, फिर विदाई होती है, वो सारा पूरा बंडल जो पैकेज होता है ना, उसको शादी बोलते हैं। उसी तरीके से सारे बंडल पैकेज को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है ना, वो सब करनी पड़ती है। अब सोचो शादी में फेरे ना लें, सीधे बरमाला डाल दें, हो गई शादी, ऐसा होता है क्या? जैसे उन्होंने बोले बरमाला भी नहीं डालते, फेरे भी नहीं लेते, गए और लड़की को लेके आ गए, उन्होंने बोले लो हो गई शादी, इसको शादी बोलेंगे क्या? हम भी तो वही कर रहे हैं हमारे प्रेजेंटेशन के साथ। प्रेजेंटेशन समझो एक्चुअल क्या होता है प्रेजेंटेशन, उसकी वैल्यू करो। वो नहीं समझ में आ रहा तो उसके ऊपर अपने आप को समझो, जानो, देखो कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है मुझे। ये छोटे छोटे चीजों को समझ करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, बहुत बड़ा काम कर सकते हो। याद रखिए, छोटी चीजों से, एक छोटे से बीज से ही बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है। बहुत बड़े विशाल पेड़ के लिए और बड़ा विशाल पेड़ नहीं लाना पड़ता ना, एक छोटा सा बीज बड़ा काम करेगा। ऐसा छोटा सा आपका छोटे छोटे एक्टिविटी, छोटे छोटे आपकी इंप्रूवमेंट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेंगे। आपको एक बट वृक्ष की तरह आपको लाइफ बना के देंगे, उस तरीके से पैसा बना के देंगे। छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें नहीं लगती, राइट। एंड फोर्थ नंबर में आपको ये समझना है कि आपने किस तरीके से डील को क्लोज किया। ये चार यदि आप एनालिसिस कर लेना अपने,
पास्ट एनालिसिस आपका, जो अभी तक आप करते आए हो, बस आपको रिकॉल करना है, समझना है, जानना है, देखना है कि आप अभी तक क्या करते आए हैं। राइट। वो क्या करके आने के बाद आपने किस तरीके से आज आप काम कर रहे हैं, ये जो अच्छा किया होगा, जो कुछ भी आपने इन चारों चीजों में अच्छा किया होगा दोस्तों, उन चारों चीजों से आपको ये तो पता चलेगा कि हाँ ये मैंने अच्छा किया, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। अब कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं सही रास्ते में हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं क्यों रुकूं, क्यों पीछे हटूं, मैं लोगों का क्यों सोचूं कि ये करेगा कि नहीं करेगा, मैं सही तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि आप सबके सब गलत तरीके से काम कर रहे हैं, आप में से बहुत दोस्त होंगे जो बहुत अच्छा, बहुत सही तरीके से काम कर रहे होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर, और बिलीव बढ़ेगा आपके ऊपर, अपने ऊपर ट्रस्ट होगा, है ना। तो ये करने से आप और आगे बढ़ोगे, अपनी मंजिल की तरफ डबल स्पीड से बढ़ोगे। और यदि आपको लगता है कि सारी चीजों में कहीं ना कुछ मेरी गलतियां होती रही हैं, ये गलती रही, एक काम करो, इस गलती को मैं इस तरीके से नहीं, अब ऐसे करूंगा, इस गलती को मैं ऐसे नहीं, ऐसे सुधार करूंगा, अपनी गलती को सुधार कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, क्या काम करना है। राइट। ताकि वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब एक बार गलती होती है ना, एक बार जो हमसे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, हम उसको गलती बोलते हैं। दोबारा जो होती है ना, फिर उसको कुछ और बोलते हैं। तीसरी बार होती है, फिर उसको कुछ और बोलते हैं। वो जो बार बार होने लगती है उसको हमारी आदत बोल देते हैं। भैया ये आदमी की आदत ही ऐसी है। तो जब तक मैं अपने आप को नहीं सुधारूंगा, जब तक मैं अपने प्रेजेंटेशन को नहीं बदलूंगा, तब तक मैं किसी भी चीज में कोई भी चेंजेस लाने वाला नहीं हूँ। राइट। तो यहाँ तक मेरी बातों से क्या आप लोग सहमत हैं दोस्तों? मुझे बता दें थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद मैं बस 5-10 मिनट और मैं आपसे बातें करूंगा, फिर हम लोग अलविदा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना, मैं अपने नाम के नीचे लिखता हूँ इथिकल टेनर। इथिकल टेनर का मतलब होता है जो सही बात है ना, मैं वो बोलने में बिलीव करता हूँ। मुझे कोई वो नहीं है शौक कि आपको मैं गलत गाइड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको गलत गाइड करूँ, हो सकता है कि मैं आपसे 2-4 हज़ार रुपये कमा लूँ, लेकिन एक दिन आएगा ना जब आपको समझ में आ जाएगा कि बंदा गलत था, इसने हमको बेवकूफ बना के बात की, है ना। और उस दिन के बाद ना आपके, आपसे मैं मिलूं या ना मिलूं, आपकी नजर में मेरे हमेशा के लिए खराब हो चुका रहूंगा, और मेरी वजह से न जाने कितने लोग और होंगे जो अच्छे भी लोग रहेंगे, वो भी खराब हो जाएंगे। तो मैं उस तरीके की सोच ना रखने वाला इंसान हूँ। जो स्पष्ट है वो स्पष्ट बोलता हूँ, किसी को अच्छा लग जाता हूँ, किसी को बुरा लग जाता हूँ, ये है, लेकिन जो है वो है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, तो हम लोग बहुत आगे अपनी लाइफ को नहीं बढ़ा पाएंगे, कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। राइट। अभी एक मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है ना। उसको मैंने बहुत सोच समझ के बनाने की कोशिश करी है, कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि आप भाई, आप बोलोगे देखो सर, आप ही तो अभी दिमाग में हमारा एक कीड़ा डाल दिया कि भाई ये सेल्फ असेसमेंट करो, ये बेनिफिट है, ये है, वो है, तो ये करने के बाद फिर हमको आगे काम कैसे करें, है ना, आगे बढ़ने के लिए हमको इस तरीके से हम लोगों को काम करना है, ये हमको समझना है। राइट। तो एक छोटा सा मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से बोलना चाहता हूँ आपसे। अभी सेल्फ असेसमेंट के लिए शॉर्ट एनालिसिस भी होता है ना, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया था, आप लोगों को पता होगा। अभी शॉर्ट के ऊपर से मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा, कि जहाँ पे हम अपने आप को देखते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, राइट, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है, और हमारे थ्रेट्स क्या है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ना, ये हमारे अंदर का पार्ट है, ये इंटरनल पार्ट है। और जो थ्रेट और अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये एक्सटर्नल पार्ट है, बाहरी दुनिया है। यानी मैं अपने अंदर से यदि मैं स्ट्रेंथ है मेरे को, मुझे पता है कि ये मेरी ताकत है, मुझे पता है कि ये मेरी वीकनेस है, यदि मुझे इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, मेरी ताकत की, मेरी वीकनेस की, तो ये समझ के चलो कि फिर आप बहुत मजबूत इंसान के रूप में, क्योंकि देखो, कमी हर किसी के अंदर है, मुझ में भी है, आप में भी, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है। राइट। लेकिन जिसको कमी पता है ना, वो इंसान बहुत बड़ा है। यार मेरी ये कमी है, मैं ये काम नहीं कर पाता, मुझसे ये गलती हो जाती है, मुझसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। जिसको यदि ये कमी पता है, फिर वो कमी कमी नहीं रहती, वो उसकी ताकत हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी ये कमी है, अब इसके लिए मुझे इसको कैसे हटाना है, या मुझे इसके ऊपर कैसे जंप लगाना है ना, इसको कैसे साइड करना है, ये उसको पता हो जाता है। ये कमी है, अब इसको मैं कैसे ठीक करूं। तो उसकी ऑलरेडी वो जो कमी होती है ना, वो एक तरीके से उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना, वही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है।
आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत है। याद करिए अमिताभ बच्चन की, यदि आपने कभी स्टोरी सुनी होंगी, आप आई थिंक पता ही होगा आप सब दोस्तों को, कि अमिताभ बच्चन की जो आवाज थी ना, वो ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट हो गई थी कि बहुत भारी आवाज है, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, इसकी वजह से आपको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। जब वो मुंबई गए हीरो बनने के लिए, अगेन उनको बोला गया कि तुम इतने ज्यादा लंबे हो, 6 फुट 2 इंच के, कि तुम्हारे सामने हीरोइन बहुत छोटी सी लगती है, तो तुम हीरो नहीं बन सकते। आज अमिताभ बच्चन की आवाज ही उनकी सबसे बड़ी ताकत, आज उनकी जो हाइट है, वो पर्सनालिटी है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, यदि आप समझें तो, आप जाने तो। राइट। और जो आपको अपॉर्चुनिटीज है, तो हमको अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी, हमारे लिए क्या चीज है जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में, कौन सी चीज हमारे लिए जो थ्रेट के रूप में काम करती है। बहुत सारे एजेंट लोग जाते हैं, वो म्यूचुअल फंड को थ्रेट मानते हैं, या फिर वो अदर इन्वेस्टमेंट को थ्रेट के रूप में देखते हैं। वो सब अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ, आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, समझो। म्यूचुअल फंड आपका इतना अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है, उससे सगा कोई दोस्त ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जय वो वीरू का काम करता है म्यूचुअल फंड आपके साथ। जो टेनर लोगों को नहीं समझता, वो उल्टी सीधी बातें बोल के आपको कंफ्यूज कर देते हैं, कि म्यूचुअल फंड बोलोगे तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दो दो। जो हम मुंह तोड़ जवाब किसी को देते हैं ना, वो हमको मुंह मोड़ के हमको वापस भेजता है फिर। म्यूचुअल फंड आपका दोस्त है, समझोगे, यूज करना जानोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैं ये नहीं बोलता कि म्यूचुअल फंड बेच के आओगे, मैं दावे से बोलता आप पॉलिसी बेच के आओगे। म्यूचुअल फंड को समझ लोगे तो पॉलिसी अपने आप बिकेंगी। मुझे किसी की बुराई करके अपने आप को अच्छा नहीं बोलना, दूसरों को अच्छा बोल के ये बताना कि मैं कितना अच्छा हूँ। सबको लेके चलो। राइट। तो हमको थ्रेट हमारे क्या है, जो मुझे पता है कि मेरे लिए थ्रेट है ना, उसको ही मैं अपने पॉजिटिव बना लूंगा। जो मेरी वीकनेस है ना, उसको ही मैं अपनी स्ट्रेंथ बना लूंगा। करोगे तो हो जाएगा, अपने ऊपर भरोसा रखोगे, और भरोसा कब आएगा, जब मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करूंगा। क्लियर सी बात है, यानी आपकी शुरुआती सेल्फ असेसमेंट से होने वाली है मेरे साथियों। राइट। अब यहाँ पर एक मैं जो आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इसका फॉर्मूला का नाम हमारा विन। राइट। WIN, विन फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसको सिंपल तरीके से, यदि मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो ये विन फॉर्मूला को मुझे यूज करना होगा। अदरवाइज मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं करूंगा ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, और आती है, मैंने देखा है। राइट। यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब होता है दोस्तों वीकनेस। डब्ल्यू मीन्स वीकनेस, आपकी कमजोरी। राइट। आई फॉर इम्प्रूव, इम्प्रूव करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। अपनी वीकनेस को क्या बोलते हैं, उसको इंप्रूव करना है आपको। वीकनेस को तो स्ट्रेंथ के रूप में इंप्रूव करना है। आप बोलोगे वीकनेस को इंप्रूव करो मतलब और वीकनेस बढ़ा लो, ऐसा नहीं। वीकनेस को अपन को इंप्रूव करना है ना, उसको स्ट्रेंथ के रूप में हमको करने, इंप्रूव करना है। राइट। तो ये आई फॉर इंप्रूवमेंट करना है आपको अपने आप में, एंड एन फॉर न्यू नेटवर्क पे काम करना है। यदि आपको लग रहा है कि मेरा पुराना नेटवर्क पे काम नहीं हो पा रहा, और आपको पता चल गया कि मेरी ये ताकत है, मैं इस तरीके से काम कर पा रहा हूँ, आपको न्यू नेटवर्क में काम करना है। यानी डब्ल्यू फॉर वीकनेस, आई फॉर इम्प्लीमेंट, एंड एन फॉर नेटवर्क। आपका जो अभी दीपावली का समय आ रहा है, नहीं, नेटवर्क आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये 2 डेढ़ महीने में आपको बहुत अच्छा नेटवर्क डेवलप होगा। तो आपको अपनी वीकनेस को इंप्रूव कर करके, स्ट्रेंथ बना करके अपना नेटवर्क एक्सपांड करना, दैट इज द मेन फॉर्मूला। और दूसरी चीज, यदि आपको लग रहा है कि सर मेरी वीकनेस ऐसी है जो अभी मैं फिलहाल ठीक नहीं कर सकता, मेरी कुछ कमजोरियां हैं, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरी कुछ लिमिटेशंस है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपको, उसको भी एक्सेप्ट करके मैं बोलूंगा वीकनेस इग्नोर, आई फॉर इग्नोर। आपकी जो वीकनेस उसको इग्नोर कर दो, और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो और नेटवर्क बनाओ। वीकनेस यदि आपकी इंप्रूव हो सकती है स्ट्रेंथ के रूप में, तो करो, और नहीं हो सकती तो इग्नोर करो। जो विन हमारा फॉर्मूला बोलता है, वो यही काम बोलेगा, आई फॉर इम्प्लीमेंट और आई फॉर इग्नोर। आप अपनी वीकनेस को इग्नोर करो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना शुरू करो। राइट। तो या तो हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को बना करके आगे बढ़ जाएं वीकनेस को, या वीकनेस को छोड़ दें। भाई जब हमारा MDRT कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख लेंगे, नए नए ईयर में देखेंगे कि इस वीकनेस को स्ट्रेंथ के रूप में कैसे कन्वर्ट करूं, तब मेरे पास टाइम रहेगा इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए। अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करना। यदि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको इग्नोर कर दो, सिंपल इग्नोर करो। तो ये विन फॉर्मूला अपने माइंड में लेकर करो। जब भी आप किसी पार्टी से मिलोगे, अपने माइंड में रखना विन, विन यानी मुझे अपना वीकनेस जो है उसके स्ट्रेंथ के रूप में इंप्रूव करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और अपने न्यू लोगों से मिलना है, न्यू नेटवर्क बनाना है, एंड फॉर नेटवर्क। राइट।
तो नया नेटवर्क बनाइए, इंप्रूवमेंट के साथ नेटवर्क बनाइए, कि जो अभी कितनी सारी हमने एनालिसिस की बातें की हैं, इतना हमने अपने असेसमेंट की बातें करी हैं, जो आप अपना खुद का एक असेसमेंट करेंगे मेरे साथियों, है ना, तो इसके बाद आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट में स्टेब्लिश कर पाएंगे। आपका एमडीआरटी आपसे कहीं दूर नहीं है। बस एमडीआरटी का सिर्फ गोल मत बनाना भगवान के लिए, कि हमने बना करके बोर्ड में लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये मत करना। जैसे भगवान जी की स्थापना होती है ना, गणेश जी की स्थापना होती है हमारे घर में 10 दिन के लिए, तो 10 दिन हम लोग सुबह शाम आरती करते हैं, है ना। नवरात्रि में माता दुर्गा की स्थापना होती है, उनकी आरती करते हैं। ऐसा समझ लो कि आपने अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने इस एजेंसी में आपने गोल सेटिंग की स्थापना करी हो, जो सुबह शाम उसकी आरती करना है। आरती करना है मतलब उसको देखना है, समझना है और सेल्फ असेस करना है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो यदि मैं ये काम कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे कोई नहीं रोक पा रहा। याद रखना, आपको कोई कंसेप्ट की, बहुत कंसेप्टों की जरूरत नहीं है। जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, किसी ट्रेनर की भी कोई जरूरत नहीं है। आखिरी मूवमेंट में मेरे पिताजी बोलते थे, बेटा जब एग्जाम का समय हो ना, तो यहाँ वहां समझने मत जाओ, जो तुमने पढ़ा है बस उसको अच्छे से पढ़ो। बस वही समय आपके लिए है। जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो अभी तक आपने काम किया है, बस उसको ही अच्छे से करो। ये 2 महीने कुछ नया स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं। पुराने जितने भी आपके नेटवर्क हैं, पुराना जितना भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उनको लेकर आओ। अपनी वीकनेस को अपनी पावर के रूप में लेकर आओ, उसको इंप्रूव करो, या वीकनेस को है तो उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं मजाक में कभी कभी बोलता हूँ कि आप मुर्गी नहीं हो जो बैठोगे तो अंडा आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ो, दौड़ो। जिंदगी में अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो ये करना बहुत जरूरी है। राइट। यहाँ तक मेरी बातें थी दोस्तों, जो मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा था सेल्फ असेसमेंट को लेकर के। मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, आपको कितना मैं बता पाया, कनेक्ट कर पाया अपनी बातों से। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने फीडबैक यदि दें मुझे यहाँ पर चैट के द्वारा, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। राइट। तो मुझे भी पता चले कि हाँ मेरी बातें आपको पहुंची हैं। और जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं अनाउंस कर रहा आपको कि मेरा कोई कोर्स है उसको अटेंड करो ना। मैं बस आपको नींद से उठाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। उठो मेरे भाई, उठो। थोड़ा एनालिसिस करो, जानो समझो, अपनी पावर को समझो। ये जब तक पावर को नहीं, क्योंकि अभी ना ऐसी ऐसी ट्रेनिंग भी आने वाली है। 25 दिसंबर को बोलेंगे कि हम आपको 5 दिन में एमडीआरटी करा देंगे, आपको 10 दिन में एमडीआरटी हो जाओगे। ये नहीं हो गया, साल भर नहीं हुआ तो वो नहीं होता। जब तक खुद को नहीं जानोगे, जब तक खुद को नहीं समझोगे, अपने पावर को नहीं समझोगे, आप नहीं कर पाओगे। मैं कितना अच्छा कंसेप्ट आपको ला के दूं, मैं कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं कि आप 100 रुपए दिन की सेविंग करो मात्र 15 सालों के लिए और आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो भी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि हमको पता है कि हम काम ही नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है, हमको वो कमी दूर करनी है। राइट। तो मैं यहाँ पे अपनी बातें आपसे बोलने की कोशिश कर रहा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन मेरा ये मंडे छोड़ के नेक्स्ट मंडे को रहने वाला है। आप दीपावली को बहुत धूमधाम से मनाएं, मेरी यही इच्छा है। और ईश्वर आपको बहुत आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा पैसों को लेकर कृपा बनाए रखें। माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि दें, और भगवान गणेश आपके हर काम निर्विघ्न रूप से संपूर्ण कराएं। यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आने वाली दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से एक एक मिठाइयाँ जरूर खाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।